तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ए क्रिसमस कैरल नाम की इस मूवी के बारे में जो कि 3 दिसंबर 2009 को हमें देखने को मिलती है। आईएमडी रेटिंग की बात की जाए तो 10 में से 5.6 की है और ये स्पेशली एक तरह से किड्स मूवी है, कॉमेडी मूवी है, तो आप भी इसे देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। ए क्रिसमस कैरल, जिसे डिज्नी की ए क्रिसमस कैरल के नाम से भी जाना जाता है, 2009 की अमेरिकी एनिमेटेड क्रिसमस फंतासी फिल्म है जिसे रॉबर्ट जेमेकिस ने निर्मित, लिखा और निर्देशित किया है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स और जेमेकिस की इमेज मूवर्स डिजिटल द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई, यह फिल्म चार्ल्स डिकेंस के 1843 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को मोशन कैप्चर की प्रक्रिया के माध्यम से एनिमेटेड किया गया था। यह तकनीक इमेज मूवर्स की पिछली एनिमेटेड फिल्मों में इस्तेमाल की गई थी, जिसमें द पोलर एक्सप्रेस 2004, मॉन्स्टर हाउस 2006 और बियोवुल्फ 2007 शामिल है, और इसमें जिम कैरी, गैरी ओल्डमैन, कॉलिन फर्थ, बॉब होस्किंस, रॉबिन राइट। क्रिसमस कैरल आधिकारिक तौर पर डिज्नी डिजिटल 3D, रियलडी 3D और आईमैक्स 3D में 6 नवंबर 2009 को जारी किया गया था। 5 लंदन में इसका विश्व प्रीमियर वार्षिक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और रीजेंट स्ट्रीट क्रिसमस लाइट्स के स्विचन के साथ हुआ। 6-7 फिल्म ने 175 से 200 मिलियन डॉलर के बजट में 325 मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की, जिन्होंने इसके डार्क टोन और पटकथा की आलोचना की, लेकिन इसके दृश्यों, एलन सिल्वेस्ट्री के संगीत स्कोर और कैरी और ओल्डमैन के अभिनय की प्रशंसा की। फिल्म और मार्स नीड्स मॉम्स 2011 इमेज मूवर्स डिजिटल की एकमात्र परियोजनाएं थीं, इससे पहले कि स्टूडियो को असंतोषजनक बॉक्स ऑफिस परिणामों के लिए वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया। कथानक 1843 की क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विक्टोरियन युग के लंदन में एबेनेजर स्क्रूज, एक लालची, कंजूस और अकेला साहूकार, क्रिसमस की मस्ती में हिस्सा लेने से मना कर देता है। वह अपने हंसमुख भतीजे फ्रेड के वार्षिक क्रिसमस डिनर पार्टी के निमंत्रण को अस्वीकार कर देता है और 2 सज्जनों को निकाल देता है जो दान के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। उसका वफादार कर्मचारी बॉब क्रैचिट क्रिसमस के दिन काम न करने का अनुरोध करता है ताकि वह अपने परिवार के साथ समय बिता सके, जिस पर स्क्रूज अनिच्छा से सहमत होता है। उस रात स्क्रूज को अपने घर में अपने 7 साल से मृत व्यापारिक साझेदार जैकब मार्ले की बेरियों में जकड़ी हुई आत्मा का सामना करना पड़ता है। मार्ले स्क्रूज को अपने तरीकों पर पश्चाताप करने या बदतर भाग्य को भुगतने की चेतावनी देता है, यह कहते हुए कि 3 आत्माएं 3 रातों में उससे मिलने आएंगी। 1 बजे स्क्रूज के पास क्रिसमस पास्ट का मोमबत्ती जैसा भूत आता है, जो उसे उसके शुरुआती जीवन के दृश्य दिखाता है, जैसे कि उसके अकेले बोर्डिंग स्कूल के दिन, उसकी प्यारी बहन फैन के साथ उसका रिश्ता और दयालु फेजिविक के अधीन प्रशिक्षु के रूप में उसका समय। युवा स्क्रूज की मुलाकात बेले नाम की एक युवती से होती है, जिससे वह प्यार करने लगता है, लेकिन धन कमाने पर उसका ध्यान उन्हें अलग कर देता है। स्क्रूज भूत की लौ बुझाता है और घर लौटता है। स्क्रूज की अगली मुलाकात क्रिसमस प्रेजेंट के खुशमिजाज भूत से होती है, जो दिखाता है कि क्रिसमस के दिन दूसरे लोग कैसे खुशियां मनाते हैं। स्क्रूज और भूत बॉब के घर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि बॉब का परिवार अपने छोटे से खाने और छोटे से घर से संतुष्ट है। स्क्रूज को बॉब के बीमार बेटे टिनी टिम पर दया आती है, जिसके बारे में भूत का कहना है कि वह शायद अगले क्रिसमस तक जीवित न रह पाए। वे अगली बार फ्रेड के घर जाते हैं, जहां फ्रेड मेहमानों से आग्रह करता है कि वे स्क्रूज की कंजूसी और सामान्य दुर्भावना के बावजूद उसके लिए टोस्ट उठाए। भूत के मरने से पहले वह स्क्रूज को अज्ञानता और इच्छा की बुराइयों को दिखाता है। क्रिसमस येट टू कम का भूत स्क्रूज को भविष्य में ले जाता है, जहां हाल ही में हुई एक मौत लंदन के निवासियों से कोई सहानुभूति नहीं जुटा पाती है। भूत द्वारा लंदन भर में पीछा किए जाने के बाद स्क्रूज अपनी नौकरानी श्रीमती डिल्बर को
मृतक की संपत्ति ओल्ड जो नामक एक बारे को बेचती हुई देखता है। स्क्रूज मृतक के शरीर को देखता है, लेकिन उसका चेहरा देखने से इनकार कर देता है। मृत्यु से मुक्त एक जोड़े को दिखाए जाने के बाद स्क्रूज मृत्यु से जुड़ी कोमलता को देखने के लिए कहता है। भूत स्क्रूज को क्रैचिट्स का घर दिखाता है, जहां वह बॉब और उसके परिवार को टिनी टिम की मृत्यु पर शोक मनाते हुए देखता है। मृत व्यक्ति की पहचान स्पष्ट करने के लिए स्क्रूज को एक कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, जहां भूत एक उपेक्षित कब्र की ओर इशारा करता है, जिस पर स्क्रूज का नाम लिखा है और कहा कि वह क्रिसमस के दिन मर जाएगा, या तो 1843 में या उसके बाद के किसी भी वर्ष में, क्योंकि बर्फ उसे प्रकट करने से पहले ही रुक जाती है। स्क्रूज नरक की नारंगी लौ के ऊपर अपने खाली ताबूत में गिरने से पहले अपने तरीके बदलने की सख्त कसम खाता है। इससे पहले कि वह ताबूत पर वार कर सके, वह स्वयं को वर्तमान में अपने शयनकक्ष में वापस पाता है। द पोलर एक्सप्रेस 2004 बनाने के बाद रॉबर्ट जेमेकिस ने कहा कि उन्हें डिजिटल थिएटर से प्यार हो गया और उन्होंने इस फॉर्मेट को फिर से इस्तेमाल करने के लिए एक रास्ता खोजने की कोशिश की। 9. उन्होंने अंततः निर्णय लिया कि चार्ल्स डिकेंस की ए क्रिसमस कैरल इन प्रो बीइंग ए घोस्ट स्टोरी ऑफ क्रिसमस का रूपांतरण इसे प्राप्त करने का एक अवसर होगा। 9. कहानी को फिर से पढ़ने पर उन्होंने महसूस किया कि कहानी को कभी भी उस तरह से साकार नहीं किया गया जैसा कि चार्ल्स डिकेंस ने इसे लिखते समय वास्तव में कल्पना की थी। साथ ही यह भी कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इस कहानी को एक फिल्म के रूप में लिखा था, क्योंकि यह बहुत ही दृश्य और सिनेमाई है। 9. जेमेकिस ने पहले कहा है कि एक क्रिसमस कैरल समय यात्रा से निपटने वाली उनकी पसंदीदा कहानियों में से एक है। 10. एबेनेजर स्क्रूज अभिनेता जिम कैरी ने फिल्म को एक क्रिसमस कैरोल का एक क्लासिकल संस्करण बताया है। इसमें बहुत सी मुखर चीजें हैं, बहुत सी शारीरिक चीजें हैं जो मुझे करनी है। लहजे को सही तरीके से करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, अंग्रेजी, आयरिश लहजे। मैं चाहता हूं कि यह यूके में सफल हो। मैं चाहता हूं कि यह अच्छी हो और मैं चाहता हूं कि वे कहें, हाँ, यह सच में है। हम किताब के प्रति बहुत सच्चे थे। यह खूबसूरत है। यह एक अविश्वसनीय फिल्म है। 11. वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने फिल्म को बढ़ावा देने के लिए एमट्रैक के साथ भागीदारी की, जिसके तहत एक विशेष राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनी ट्रेन टूर आयोजित किया गया, जो मई 2009 में लॉस एंजिल्स से शुरू हुआ और 40 शहरों का दौरा करते हुए नवंबर में न्यूयॉर्क शहर में समाप्त हुआ। 12. 13. साउंड ट्रैक एक क्रिसमस कैरोल साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा एलन सिल्वेस्ट्री जारी किया 3 नवंबर 2009 रिकॉर्डेड 2009 कार्यक्रम का स्थान लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया स्टूडियो न्यूमैन स्कोरिंग स्टेज शैली साउंड ट्रैक एल्बम लंबाई 45-27 लेबल वॉल्ट डिज्नी रिकॉर्ड्स निर्माता एलन सिल्वेस्ट्री फिल्म साउंड ट्रैक कालक्रम जीआई जो द राइज ऑफ कोब्रा मोशन पिक्चर से स्कोर 2009 ए क्रिसमस कैरोल 2009 द ए टीम ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक 2010 फिल्म का संगीत एलन सिल्वेस्ट्री द्वारा लिखा, रचित, आर्केस्ट्रा और संचालित किया गया था। फिल्म का संगीत विलियम रॉस, कॉनराड पोप और जॉन एस्टन थॉमस द्वारा भी तैयार किया गया था और लंदन वॉयस और द हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी द्वारा प्रदर्शित किया गया था। 14. फिल्म का अधिकांश संगीत पारंपरिक क्रिसमस कैरोल जैसे गॉड रेस्ट यू मेरी, जेंटलमैन, डेक द हॉल्स, ओ कम, ऑल ये फेथफुल, हार्क, द हेराल्ड एंजेल्स सिंग और जॉय टू द वर्ल्ड पर आधारित था। फिल्म का थीम गीत, जिसका शीर्षक गॉड ब्लेस अस एवरीवन है, ग्लेन बेलार्ड और एलन सिल्वेस्ट्री द्वारा लिखा गया था और इतालवी शास्त्रीय क्रॉसओवर टेनर एंड्रिया बोसेली द्वारा प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम जूजू का प्रेजेंट जापानी संस्करण का थीम गीत है। 15. ट्रैक लिस्टिंग नहीं। शीर्षक लंबाई 1. क्रिसमस कैरोल मुख्य शीर्षक,
4:21। 2 स्क्रूज पैसे गिनता है। 0:48। 3 मार्ले का भूत स्क्रूज से मिलने आया। 6:12। 4 क्रिसमस का भूत। 4:58। 5 आइए हम एक और क्रिसमस देखें। 1:18। 6 फ्लाइट टू फेजीविग्स। 1:27। 7 पहला वाल्च। 0:59। 8 एक और आदर्श ने मेरी जगह ले ली है। 1:40। 9 मेरे वस्त्र को स्पर्श करो। 3:41। 10 घंटा घर। 1:50। 11 गाड़ी का पीछा। 3:24। 12 ओल्ड जो और मिसेस डिल्बर। 2:28। 13 यह अंधेरा कक्ष। 1:56। 14 हम में से कोई भी कभी नहीं भूलेगा। 1:33। 15 वह मरा हुआ कौन पड़ा था। 3:08। 16 मैं अभी भी यहां हूं। 1:26। 17 राइड ऑन माई गुड मैन। 1:04। 18 गॉड ब्लेस अस एवरीवन। एंड्रिया बोसेली द्वारा प्रस्तुत। 3:15। क्रिसमस के दिन का पता चलने पर खुशमिजाज स्क्रूज लंदन में खुशी और आनंद फैलाना शुरू कर देता है। गुमनाम रूप से क्रैचिट्स को टर्की डिनर भेजता है। एक मोटे सज्जन को ढूंढता है और दान देने के लिए सहमत होता है और फिर फ्रेड के क्रिसमस डिनर में शामिल होता है। अगले दिन स्क्रूज बॉब का वेतन बढ़ाता है और क्रैचिट्स के लिए अपना समर्थन देने का वचन देता है। स्क्रूज टिनी टिम के लिए एक पिता की तरह बन जाता है जो अपनी बीमारियों पर काबू पा लेता है और स्वस्थ हो जाता है और अब सभी के साथ दया, उदारता और करुणा से पेश आता है। इस प्रकार क्रिसमस की भावना को मूर्त रूप देता है। रालना जिम कैरी एबेनेजर स्क्रूज के रूप में एक कंजूस और अकेला बूढ़ा आदमी जिसका कंजूस स्वभाव उसे क्रिसमस और उन सभी चीजों से घृणा करने के लिए प्रेरित करता है जो खुशी पैदा करती है। कैरी ने यह भी भूमिका निभाई। क्रिसमस पास्ट का भूत, जिसे एक उभयलिंगी पुरुष के रूप में दर्शाया गया है, जिसके सिर पर टिमटिमाती लौ और मोमबत्ती जैसा शरीर है तथा जो आयरिश लहजे में बोलता है। क्रिसमस प्रेजेंट का भूत, जिसे लाल बाल, घनी दाढ़ी और हरे रंग के एरमिन बागे के साथ एक विशालकाय व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, और वह एक हंसमुख व्यक्ति है जो दिल खोलकर हंसता है और यॉर्कशायर लहजे में बोलता है। क्रिसमस का भूत अभी भी आना बाकी है, जिसे स्क्रूज के भूतप्रेत की एक अशुभ छाया के रूप में दर्शाया गया है। उसका स्वरूप एक बड़े काले हुड वाले लबादे में एक आकृति जैसा है। गैरी ओल्डमैन, बॉब क्रैचिट, स्क्रूज का गरीब, कम वेतन वाला क्लर्क। जैकब मार्ले, स्क्रूज के पूर्व व्यापारिक साझेदार का भूत जो जंजीरों में बंधा हुआ है। ओल्डमैन ने क्रैचिट के सबसे छोटे बेटे टिनी टिम के लिए मोशन कैप्चर भी उपलब्ध कराया है। कॉलिन फ्रिथ फ्रेड, स्क्रूज का हंसमुख भतीजा और एकमात्र जीवित रिश्तेदार। वह स्क्रूज की बहुत पहले मर चुकी बहन फैन का बेटा है। बॉब होस्किंस, श्री नाइजेल फेजिविग, एक गोदाम व्यवसाय के मालिक, जिनके लिए स्क्रूज ने एक युवा प्रशिक्षु के रूप में काम किया था। होस्किंस ने ओल्ड जो नामक एक व्यक्ति का किरदार भी निभाया है, जो श्रीमती डिल्बर से मृतक स्क्रूज की वस्तुएं खरीदता है। रॉबिन राइट पेन, फैन, स्क्रूज की प्रिय दिवंगत बहन जो फ्रेड की मां थी। बेले, स्क्रूज की उपेक्षित मंगेतर। कैरी एल्वेस, पोर्टली जेंटलमैन, एक डिक विल्किंस, मैड फिडलर, अतिथि, 2 बिजनेसमैन। एक एल्वेस स्क्रूज या क्रिसमस के भूत और वर्तमान के भूतों के स्थान पर भी अभिनय करते थे, उन दृश्यों में जहां ये पात्र एक साथ दिखाई देते थे, क्योंकि इन सभी को जिम कैरी ने चित्रित किया था। श्रीमती डिल्बर के रूप में फियोनुला फ्लानागन, स्क्रूज की 4 महिला। स्टीव वैलेंटाइन, अंत्येष्टि कार्य के प्रभारी, टॉपर के रूप में। डेरिल सबारा, अंडरटेकर के प्रशिक्षु के रूप में। टैटर्ड कैरोलर, एक बेगर बॉय, एक पीटर क्रैचिट, वेलड्रेस्ड कैरोलर, एक सेज रयान, टैटर्ड कैरोलर के रूप में। 2 एम्बर गेनी मीर, टैटर्ड कैरोलर,
3. वेलड्रेस्ट कैरोलर 2 के रूप में, रयान ओचोआ टैटर्ड कैरोलर 4. भिखारी लड़का 2. युवा क्रैचिट लड़का अज्ञानी लड़का स्लेज के साथ युवा लड़का टिनी टिम, बॉबी पेज टैटर्ड कैरोलर 5. वेलड्रेस्ट कैरोलर 3 के रूप में, रॉन बोटिट्टा टैटर्ड कैरोलर 6. वेलड्रेस्ट कैरोलर 4 के रूप में, सैमी हनराट्टी भिखारी लड़के के रूप में 3. युवा क्रैचिट लड़की वांटेड गर्ल, जूलियन होलोवे मोटा रसोइया मोटा सज्जन 2. बिजनेसमैन 3. जैकी बार्नब्रुक श्रीमती एली फेजिवेग फ्रेड की भाभी अच्छी तरह से तैयार कैरोलर 5. लेस्ली मैनविले श्रीमती एमिली क्रैचिट, मॉली सी क्विन बेलिंडा क्रैचिट, फे मास्टरसन मार्था क्रैचिट अतिथि 1. कैरोलीन के रूप में, लेस्ली जेमेकिस जेनेट होलीवेल फ्रेड की पत्नी के रूप में, पॉल ब्लैकथॉर्न अतिथि 3. बिजनेसमैन 2. माइकल हाईलैंड अतिथि 4 के रूप में, केरी होयट वयस्क अज्ञानता के रूप में, जुलीन रेनी प्रिसियाडो वयस्क के रूप में चाहते हैं। एक क्रिसमस कैरोल 3 नवंबर 2009 को लंदन में प्रदर्शित हुई तथा 6 नवंबर 2009 को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई। होम मीडिया वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज होम एंटरटेनमेंट ने 16 नवंबर 2010 को फिल्म को रिलीज किया। 16 एक सिंगल डिस्क डीवीडी, 2 डिस्क 2D ब्लूरे डीवीडी कॉम्बो और 4 डिस्क कॉम्बो पैक में, जिसमें एक ब्लूरे 3D, एक नियमित ब्लूरे, एक डीवीडी और एक डिजिटल कॉपी शामिल है। यह पहली बार था कि एक फिल्म ब्लूरे 3D में उसी दिन एक मानक ब्लूरे के रूप में उपलब्ध थी। प्रशस्ति पत्र की जरूरत, साथ ही यह डिज्नी की पहली ब्लूरे 3D बाजार में एलिस इन वंडरलैंड 2010 के साथ थी। 17 डीवीडी में हटाए गए दृश्य और ऑन सेट विद सैमी और कैप्चरिंग ए क्रिसमस कैरल नामक 2 फीचर है। ब्लूरे में एक डिजिटल एडवेंट कैलेंडर और ब्लूरे 3D में मिस्टर स्क्रूज वाइल्ड राइड नामक एक विशेष 3D गेम है। फिल्म ने घरेलू बिक्री से $69 मिलियन की कमाई की। 18 स्वागत बॉक्स ऑफिस ए क्रिसमस कैरल ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $137.9 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $187.4 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $325.3 मिलियन की कमाई हुई। 3 अपने उच्च उत्पादन और विपणन लागतों के कारण फिल्म ने स्टूडियो को अनुमानित 50-100 मिलियन का नुकसान पहुंचाया और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ग्रुप के अध्यक्ष और दुनिया भर के विपणन प्रमुख मार्क जोराडी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 19 फिल्म ने 3,683 सिनेमाघरों में एक स्थान प्राप्त किया तथा अपने शुरुआती सप्ताहांत में $30.1 मिलियन की कमाई की तथा प्रति थिएटर औसतन $8,159 की कमाई की। 20 यूनाइटेड किंगडम में एक क्रिसमस कैरोल ने 2 अवसरों पर बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। पहला जब यह रिलीज हुई थी और दूसरा 5 सप्ताह बाद जब इसने बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली 2012 की फिल्मों द ट्वाइलाइट सागा, न्यू मून और पैरानॉर्मल एक्टिविटी को पीछे छोड़ दिया, जबकि एक अन्य क्रिसमस थीम वाली फिल्म नेटिविटी से पारिवारिक प्रतिस्पर्धा थी। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर 202 आलोचकों में से 53% ने फिल्म को 6/10 की औसत रेटिंग के साथ सकारात्मक समीक्षा दी है। साइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, रॉबर्ट जेमेकिस की डिकेंस क्लासिक पर 3D एनिमेटेड फिल्म कड़ी मेहनत करती है, लेकिन इसके चकाचौंध भरे विशेष प्रभाव जिम कैरी और गैरी ओल्डमैन के बेहतरीन अभिनय की एक श्रृंखला से ध्यान भटकाते हैं। 21 मेटाक्रिटिक एक अन्य एग्रीगेटर पर फिल्म को 32 आलोचकों के आधार पर 100 में से 55 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 22 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया। 23 शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 4 स्टार दिए, इसे
एक रोमांचक दृश्य अनुभव कहा। 24 एंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लीबरमैन ने फिल्म को ए ग्रेड दिया, फिल्म की सराहना करते हुए इसे एक अद्भुत और दिल को छू लेने वाली क्रिसमस की फिल्म बताया। 25 न्यूयॉर्क डेली न्यूज के जो न्यूमेयर ने फिल्म को 3/5 स्टार दिए और कहा कि फिल्म अच्छी तरह से गढ़ी गई है लेकिन कलाहीन है, विस्तृत है लेकिन उसमें आत्मा की कमी है। 26 Saloon.com की मैरी एलिजाबेथ विलियम्स ने फिल्म को एक मिश्रित समीक्षा दी और दावा किया कि फिल्म किसी चीज की जीत है, लेकिन यह निश्चित रूप से क्रिसमस की भावना नहीं है। 27 द वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो मॉर्गनस्टर ने अपनी समीक्षा में लिखा कि फिल्म का स्वर आनंदहीन है, विचित्र हंसी के एक विस्तारित मार्ग, डिजिटल कल्पना की कई चमकदार उड़ानों, हड़ताली छवियों के उत्तराधिकार और जिम कैरी की स्क्रूज की आवाज और आधा दर्जन अन्य भूमिकाओं के बावजूद। 28 डेली टेलीग्राफ के समीक्षक टिम रॉबी ने लिखा, इस कहानी के लिए अर्धवास्तविक दृश्य शैली से कितना लाभ हुआ है, यह सवाल के घेरे में है। शुरुआती दृश्य श्रमसाध्य है और कभी भी जीवंत नहीं होते हैं, और अंत में उल्लास के विस्फोट में मजाकिया होने का गुण नहीं है। 29 द गार्जियन में पीटर ब्रैडशॉ ने भी तकनीक की आलोचना की। हाईटेक शीन प्रभावशाली है, लेकिन एक नीरस तरीके से। मैं वास्तविक मानवीय चेहरों को, वास्तविक मानवीय भावनाओं को व्यक्त करते देखना चाहता था। 30 टाइम आउट लंदन ने डिकेंस के मूल संवाद से चिपके रहने के लिए फिल्म की प्रशंसा की, लेकिन यह कहकर तकनीक पर सवाल भी उठाया, एक हद तक यह क्रिसमस कैरोल शैली का मामला है और शैलीकरण पदार्थ पर हावी है। 31 2019 में डेन ऑफ गीक के रॉबर्ट कीलिंग ने एनिमेशन की प्रशंसा की। 32 उन्होंने महसूस किया कि स्क्रूज का अंतिम भूत से सामना थोड़ा थकाऊ था, क्योंकि यह जल्द ही एक विस्तृत पीछा दृश्य बन जाता है जिसे पूरी तरह से 3D दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन फिल्म को एक सुखद और यादगार संस्करण कहा। 32 पुरस्कार और नामांकन। 1978 से 1984 शुरुआती कॉमेडी फिल्में। अपनी फिल्म ए फील्ड ऑफ ऑनर के लिए यूएससी में स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड जीतने के परिणामस्वरूप 19 जेमेकिस स्टीवन स्पीलबर्ग के ध्यान में आए। स्पीलबर्ग ने कहा, वह मेरे सचिव के ठीक सामने से गुजरे और मुझे बैठाया और मुझे यह छात्र फिल्म दिखाई, और मुझे लगा कि यह शानदार थी, पुलिस की कारों और दंगे के साथ। यह सब एल्मर बर्नस्टीन के द ग्रेट एस्केप के स्कोर पर डब किया गया था। 14 स्पीलबर्ग जेमेकिस के गुरु बन गए और उनकी पहली 2 फिल्मों के कार्यकारी निर्माता बने, जिनमें से दोनों को गेल और जेमेकिस ने मिलकर लिखा था। स्पीलबर्ग ने आई वाना होल्ड योर हैंड 1978, नैन्सी एलन अभिनीत, और यूज्ड कार्स 1980 कर्ट रसेल अभिनीत का निर्माण किया। दोनों ही आलोचनात्मक रूप से सफल रहीं, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रहीं। आई वाना होल्ड योर हैंड जेमेकिस की कई फिल्मों में से पहली थी जिसमें ऐतिहासिक शख्सियतों और मशहूर हस्तियों को शामिल किया गया था। उन्होंने बीटल्स की मौजूदगी का अनुकरण करने के लिए अभिलेखीय फुटेज और डबल्स का इस्तेमाल किया। अपनी पहली 2 फिल्मों और स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1941, 1979 गेल और जेमेकिस द्वारा लिखित की असफलता के बाद, इस जोड़ी ने ऐसी पटकथाएं लिखने के लिए ख्याति प्राप्त की जिन्हें हर कोई बहुत बढ़िया मानता था, लेकिन किसी तरह वे ऐसी फिल्मों में तब्दील नहीं हुई जिन्हें लोग देखना चाहते थे। 14 उद्योग में अपनी प्रतिष्ठा के परिणामस्वरूप जेमेकिस को 1980 के दशक की शुरुआत में काम खोजने में परेशानी हुई, हालांकि वह और गेल व्यस्त रहे। उन्होंने अन्य निर्देशकों के लिए स्क्रिप्ट लिखीं, जिनमें ब्रायन डी पाल्मा के लिए कारपूल और स्पीलबर्ग के लिए ग्रोइंग अप शामिल है। दोनों में से कोई भी नहीं बनी। एक अन्य जेमेकिस गेल प्रोजेक्ट बैक टू द फ्यूचर एक किशोर के बारे में है जो गलती से 1950 के दशक में वापस यात्रा करता है, जिसे हर प्रमुख स्टूडियो ने ठुकरा दिया था। 20 निर्देशक तब तक बेरोजगार थे जब तक माइकल डगलस ने उन्हें 1984 में रोमांसिंग द स्टोन का निर्देशन करने के लिए नहीं रखा। डगलस और कैथलीन टर्नर अभिनीत एक रोमांटिक एडवेंचर स्टोन के फ्लॉप होने की उम्मीद थी, इस हद तक कि फिल्म के रफ कट को देखने के बाद
1985 से 1999, सफलता और प्रशंसा। कॉन्टैक्ट 1997 के फिल्मांकन की देखरेख। रोमांसिंग द स्टोन के बाद जेमेकिस को समयात्रा वाली उनकी पटकथा का निर्देशन करने का मौका मिला। माइकल जे फॉक्स, ली थॉम्पसन, क्रिस्पिन ग्लोवर और क्रिस्टोफर लॉयड अभिनीत 1985 की यह फिल्म रिलीज होने पर बेहद सफल रही और इसके बाद इसके 2 सीक्वल आए। 1989 में बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2 और 1990 में बैक टू द फ्यूचर पार्ट 3 के रूप में रिलीज हुए। बैक टू द फ्यूचर सीक्वल रिलीज होने से पहले जेमेकिस ने डिज्नी के साथ मिलकर एक और फिल्म का निर्देशन किया, 1940 के दशक की रहस्यमयी फिल्म हु फ्रेम्ड रोजर रैबिट, जिसमें पारंपरिक एनिमेशन और लाइव एक्शन का संयोजन था। इसका $70 मिलियन का बजट इसे उस समय तक बनी सबसे महंगी फिल्मों में से एक बना दिया। फिल्म वित्तीय और आलोचनात्मक दोनों तरह से सफल रही और इसने 3 अकादमी पुरस्कार जीते। 1990 में जब जेमेकिस से पूछा गया कि क्या वह गैरहास्य फिल्में बनाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, मैं सब कुछ करने में सक्षम होना चाहूंगा। हालांकि अभी मैं कुछ भी ऐसा करने के लिए बहुत बेचैन हूं जो वास्तव में मजेदार न हो। 1992 में जेमेकिस ने ब्लैक कॉमेडी डेथ बिकम्स हर का निर्देशन किया, जिसमें मेरिल स्ट्रीप, गोल्डी हॉर्न और ब्रूस विलिस ने अभिनय किया। हालांकि उनकी अगली फिल्म में कुछ हास्य तत्व होने वाले थे, यह जेमेकिस की नाटकीय तत्वों वाली पहली फिल्म थी और यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता भी थी। फॉरेस्ट गंप शीर्षक भूमिका में टॉम हैंक्स द्वारा अभिनीत फॉरेस्ट गंप कम आईक्यू वाले एक आदमी की कहानी बताती है, जो अनजाने में 20वीं सदी की कुछ प्रमुख घटनाओं में भाग लेता है, प्यार में पड़ जाता है और इस प्रक्रिया में कई प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियों के साथ बातचीत करता है। फिल्म ने दुनिया भर में $677 मिलियन की कमाई की और 1994 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली यूएस फिल्म बन गई। इसने 6 अकादमी पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैंक्स के लिए 21, 22। 1997 में जेमेकिस ने कॉन्टैक्ट का निर्देशन किया, जो कार्ल सागन के 1985 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित एक लंबे समय से चल रही परियोजना थी। फिल्म एलेनोर एरोवे, जोडी फोस्टर पर केंद्रित है, जो मानती है कि उसने एलियंस के साथ संपर्क बना लिया है। 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने साउथ साइड एम्यूजमेंट कंपनी की स्थापना की, जो बाद में इमेज मूवर्स बन गई। 23 इसी समय अवधि के दौरान जेमेकिस एचबीओ के टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट 1989 से 1996 के कार्यकारी निर्माता थे और उन्होंने 3 एपिसोड निर्देशित किए। 1999 में जेमेकिस ने यूएससी में रॉबर्ट जेमेकिस सेंटर फॉर डिजिटल आर्ट्स के लिए $5 मिलियन का दान दिया, जो 35,000 वर्ग फुट 3,300 मीटर 2 का केंद्र है। जब मार्च 2001 में केंद्र खुला, तो जेमेकिस ने दोस्तों स्टीवन स्पीलबर्ग और जॉर्ज लुकास के साथ फिल्म के भविष्य के बारे में एक पैनल में बात की। सेल्यूलाइड से चिपके रहने वाले और डिजिटल रूप से शूटिंग के विचार को नकारने वाले लोगों, स्पीलबर्ग सहित में से जेमेकिस ने कहा, ये वही लोग हैं जो कहते रहे हैं कि एलपीसीडी से बेहतर ध्वनि देते हैं। आप तब तक बहस कर सकते हैं जब तक कि आपका चेहरा नीला न हो जाए, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो अभी भी विनाइल खरीद रहा हो। फिल्म, जैसा कि हमने पारंपरिक रूप से सोचा है, अलग होने जा रही है, लेकिन निरंतरता कैंप फायर के आसपास कहानियां बताने की मनुष्य की इच्छा है। एकमात्र चीज जो बदलती रहती है वह है कैंप फायर। 24 रॉबर्ट जेमेकिस सेंटर वर्तमान में कई फिल्म स्कूल कक्षाओं, इंटरेक्टिव मीडिया डिवीजन के अधिकांश और ट्रोजन विजन यूएससी के छात्र टेलीविजन स्टेशन की मेजबानी करता है, जिसे देश में नंबर 1 कॉलेज टेलीविजन स्टेशन चुना गया है। रॉबर्ट ली जेमेकिस, जन्म 14 मई 1952, 3, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है जो कई सफल और प्रभावशाली फिल्मों के निर्देशन और निर्माण के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर कहानी कहने के साथ अत्याधुनिक दृश्य प्रभावों का मिश्रण करते हैं। उन्हें एक अकादमी पुरस्कार और एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के साथ साथ 5 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों और एक डेटाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन सहित कई पुरस्कार मिले हैं।
जेमेकिस ने अपने करियर की शुरुआत कॉमेडी फिल्मों आई वाना होल्ड योर हैंड 1978, यूज्ड कार्स 1980 और रोमांसिंग द स्टोन 1984 के निर्देशन से की। उन्होंने साइंस फिक्शन कॉमेडी बैक टू द फ्यूचर ट्रिलॉजी 1985 से 1990, फैंटेसी कॉमेडी हु फ्रेम्ड रोजर रैबिट 1988 और कॉमेडी ड्रामा फॉरेस्ट गंप 1994 के निर्देशन से प्रसिद्धि पाई, जिनमें से बाद वाली फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार जीते। 4. उन्होंने व्यंग्यपूर्ण ब्लैक कॉमेडी डेट बिकम्स हर 1992, साइंस फिक्शन फिल्म कॉन्टैक्ट 1997 और ड्रामा फिल्म कास्ट अवे 2000, फ्लाइट 2012, द वॉक 2015 और एलाइड 2016 का भी निर्देशन किया है। परफॉर्मेंस कैप्चर तकनीकों की उनकी खोज एनिमेटेड फिल्मों द पोलर एक्सप्रेस 2004 और ए क्रिसमस कैरल 2009 के साथ साथ एक्शन फंतासी ड्रामा बियोवुल्फ 2007 और ड्रामा वेलकम टू मार्वेन 2018 में देखी जा सकती है। उन्होंने 1984 से फिल्म संगीतकार एलन सिल्वेस्ट्री के साथ सहयोग किया है और टॉम हैंक्स को 5 फिल्मों में निर्देशित किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रॉबर्ट ली जेमेकिस का जन्म 14 मई 1952 को शिकागो में हुआ था। 5 वे रोजा, नी नेस्पेका, 6 और अल्फोंस जेमेकिस के बेटे थे। 7 उनके पिता लिथुआनियाई अमेरिकी थे, जबकि उनकी मां इतालवी अमेरिकी थीं। 6 उनके पिता के माता पिता काजिमियरस जेमेकस 1877 से 1960 और मारिजोना दांतेते जेमेकिएने 1887 से 1945 लिथुआनिया में पैदा हुए थे और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। 8 जेमेकिस शहर के दक्षिण की ओर एक मजदूर वर्ग के परिवार में पले बढ़े। 9 उन्होंने एक कैथोलिक ग्रेड स्कूल और फिंगर अकादमी हाई स्कूल में पढ़ाई की। 10 जेमेकिस ने कहा है, सच्चाई यह थी कि मेरे परिवार में कोई कला नहीं थी। मेरा मतलब है, वहाँ कोई संगीत नहीं था, कोई किताबें नहीं थीं, कोई थिएटर नहीं था। एकमात्र चीज जो मेरे पास प्रेरणादायी थी, वह था टेलीविजन, और यह वास्तव में था। 10 बचपन में उन्हें टेलीविजन बहुत पसंद था और वे अपने माता पिता के 8 मिमी फिल्म होम मूवी कैमरे से मोहित हो गए थे। जन्मदिन और छुट्टियों जैसे पारिवारिक कार्यक्रमों को फिल्माने से शुरुआत करते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ कथात्मक फिल्में बनाना शुरू किया, जिसमें स्टॉप मोशन काम और अन्य विशेष प्रभाव शामिल थे। फिल्मों का आनंद लेने के साथ साथ जेमेकिस एक उत्साही टीवी दर्शक बने रहे। उन्होंने कहा, आप टेलीविजन से जुड़ी समस्याओं के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसने मेरी जान बचाई। टेलीविजन ने जेमेकिस को उनकी ब्लू कॉलर परवरिश से बाहर की दुनिया की पहली झलक दी। 10 विशेष रूप से उन्होंने द टुनाइट शो स्टारिंग जॉनी कार्सन के एक एपिसोड में फिल्म स्कूलों के अस्तित्व के बारे में जाना। अपने पिता के साथ बोनी और क्लाइड देखने के बाद 11 जेमेकिस ने फैसला किया कि वह फिल्म स्कूल जाना चाहता है। उसके माता पिता ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया। जेमेकिस ने बाद में कहा, लेकिन केवल इस अर्थ में कि वे चिंतित थे। मेरे परिवार और मेरे दोस्तों और जिस दुनिया में मैं बड़ा हुआ, उसके लिए यह एक ऐसा सपना था जो वास्तव में असंभव था। मेरे माता पिता वहां बैठते और कहते, क्या तुम नहीं देखते कि तुम कहाँ से आए हो? तुम एक फिल्म निर्देशक नहीं बन सकते। मुझे लगता है कि शायद मुझे लगा कि मुझे उनके बावजूद भी कुछ करना था। 10 जेमेकिस ने सबसे पहले डेकाल्ब, इलिनोइस में उत्तरी इलिनोइस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शिकागो में एनबीसी न्यूज के लिए एक फिल्म कटर के रूप में फिल्म में शुरुआती अनुभव प्राप्त किया। 12 उन्होंने अपने गृह राज्य में विज्ञापनों का संपादन भी किया। 13 जेमेकिस ने एनआईयू से लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में स्थानांतरित होने के लिए आवेदन किया और बीटल्स के एक गाने पर आधारित एक निबंध और एक संगीत वीडियो के बल पर फिल्म स्कूल में प्रवेश लिया। विश्वविद्यालय से खुद से कोई जवाब न मिलने पर जेमेकिस ने फोन किया और बताया गया कि उसे उसके औसत ग्रेड के कारण अस्वीकार कर दिया गया था।
उसने दूसरी तरफ के अधिकारी से भावुक दलील दी, जिसमें उसने गर्मियों में स्कूल जाने और अपनी पढ़ाई में सुधार करने का वादा किया और आखिरकार स्कूल को उसे स्वीकार करने के लिए मना लिया। उस पतझड़ में यूएससी पहुंचने पर जेमेकिस को एक ऐसे कार्यक्रम का सामना करना पड़ा जो, उनके शब्दों में, हिप्पियों के एक समूह से बना था और जिसे विश्वविद्यालय द्वारा शर्मनाक माना जाता था। कक्षाएं कठिन थीं। प्रोफेसर लगातार इस बात पर जोर देते थे कि फिल्म व्यवसाय कितना कठिन है। जेमेकिस को याद है कि इससे उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उन्होंने अपने शिकागो के पालन-पोषण से प्राप्त स्वस्थ निराशावाद का हवाला देते हुए कहा। 10 यूएससी में जेमेकिस की मुलाकात एक साथी छात्र, लेखक बॉब गेल से हुई। गेल ने बाद में याद किया, यूएससी के स्नातक छात्रों में बौद्धिकता का एक आवरण था, इसलिए बॉब और मैं एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए क्योंकि हम हॉलीवुड फिल्में बनाना चाहते थे। हमें फ्रेंच न्यू वेव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमें क्लिंट ईस्टवुड और जेम्स बॉन्ड और वॉल्ट डिज्नी में दिलचस्पी थी क्योंकि हम ऐसे ही बड़े हुए थे। 14 जेमेकिस ने 1973 में यूएससी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 15 और उन्होंने और गेल ने टैंक और बोर्डेलो ऑफ ब्लर नामक अप्रकाशित पटकथाएं लिखीं, जिन्हें उन्होंने जॉन मिलियस को दिया, जिनमें से बाद में एक फिल्म विकसित की गई जिसे 1996 में रिलीज किया गया। 16, 17, 18 आजीविका। अगस्त 2008 में आईजीएन ने फिलिप पेटिट के साथ एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि जेमेकिस पेटिट के साथ मिलकर पेटिट के संस्मरण टू रीच द क्लाउड्स को फीचर फिल्म में बदलने के लिए काम कर रहे थे। 39 2015 में उन्होंने द वॉक का निर्देशन किया, जो फिलिप पेटिट, जोसेफ गॉर्डन लेविट और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावरों के बीच कसकर चलने की उनकी महत्वाकांक्षा के बारे में थी। पैरामाउंट पिक्चर्स और न्यू रीजेंसी ने फरवरी 2015 में घोषणा की कि जेमेकिस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट एक रोमांटिक थ्रिलर एलाइड में ब्रैड पिट का निर्देशन करेंगे। 40 यह फिल्म 23 नवंबर 2016 को रिलीज हुई थी। 41 जेमेकिस की फिल्म द विचेस, जो इसी नाम के रोनाल्ड डाहल उपन्यास का रूपांतरण है, का प्रीमियर 22 अक्टूबर 2020 को एचबीओ मैक्स पर हुआ, जिसे भी मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। 42 18 अक्टूबर 2019 को यह घोषणा की गई कि जेमेकिस डिज्नी के पिनोचियो के लाइव एक्शन अनुकूलन को निर्देशित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। 43 जेमेकिस को आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 में फिल्म के निर्देशक और पटकथा के सहलेखक के रूप में घोषित किया गया था। 44 इसके अलावा टॉम हैंक्स को कथित तौर पर फिल्म में मिस्टर गेपेट्टो की भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी, जो फॉरेस्ट गंप, कास्ट अवे और द पोलर एक्सप्रेस के बाद से हैंक्स के साथ चौथा सहयोग था। 45 फिल्म को बाद में डिज्नी प्लस डे के हिस्से के रूप में डिज्नी प्लस पर 8 सितंबर 2022 को आलोचकों से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया, जिसमें 6 रेजीज के लिए नामांकित किया गया, जिसमें जेमेकिस के लिए सबसे खराब तस्वीर और सबसे खराब निर्देशक, सबसे खराब रीमेक जीतना। 17 फरवरी 2022 को जेमेकिस ने रिचर्ड मैकगायर के ग्राफिक उपन्यास के रूपांतरण हियर का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें टॉम हैंक्स मुख्य भूमिका में होंगे और फॉरेस्ट गंप के पटकथा लेखक एरिक रोथ जेमेकिस के साथ पटकथा पर काम करेंगे। 46 11 मई को यह घोषणा की गई कि रॉबिन राइट को कास्ट किया गया था और ट्राइस्टार पिक्चर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए वितरण अधिकार हासिल कर लिए थे। मिरामैक्स ने अंतर्राष्ट्रीय बिक्री को संभाला और उत्पादन सितंबर 2022 में शुरू होने की उम्मीद है और 2024 में एक नाटकीय रिलीज होगी। 47 31 अक्टूबर 2024 को जेमेकिस ने जोश होरोविच के हैप्पी सैड कन्फ्यूज्ड पॉडकास्ट पर हियर को बढ़ावा देने के लिए एक उपस्थिति के दौरान बैक टू द फ्यूचर के मंच संगीत संस्करण के फिल्म रूपांतरण का निर्माण और निर्देशन करने की अपनी योजनाओं का संकेत दिया। शैली और मान्यता। जेमेकिस को दृश्य प्रभावों में एक प्रवर्तक माना जाता है। 49-50 अत्याधुनिक विशेष प्रभावों की उनकी खोज में बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2 1989 और फॉरेस्ट गंप में लाइव एक्शन फुटेज में डाले गए कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रारंभिक उपयोग
हु फ्रेम्ड रोजर रैबिट में लाइव एक्शन फुटेज में हाथ से तैयार एनिमेशन का सम्मिलन, और द पोलर एक्सप्रेस 2004, बियोवुल्फ 2007, ए क्रिसमस कैरल 2009 और वेलकम टू मार्वेन 2018 में देखी गई प्रदर्शन कैप्चर तकनीकें शामिल है। उन्हें संगीतकार एलन सिल्वेस्ट्री के साथ उनके सहयोग के लिए जाना जाता है, जिनके साथ उन्होंने रोमांसिंग द स्टोन के बाद से काम किया है। डेविड थॉमसन, एक प्रमुख फिल्म समीक्षक, ने लिखा है कि किसी अन्य समकालीन निर्देशक ने विशेष प्रभावों का अधिक नाटकीय और कथात्मक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया है। 5. व्यक्तिगत जीवन। जेमेकिस ने कहा है कि लंबे समय तक उन्होंने अपने करियर के पक्ष में अपने निजी जीवन का त्याग किया। मैंने 44 साल की उम्र में एक अकादमी पुरस्कार जीता, उन्होंने समझाया, लेकिन मैंने इसके लिए अपने 20 के दशक में भुगतान किया। फिल्म स्कूल से लेकर 30 तक के मेरे जीवन का वह दशक काम के अलावा कुछ नहीं था, केवल पूर्ण, प्रेरक काम के अलावा कुछ नहीं। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास कोई जीवन नहीं था। 10. 1980 के दशक की शुरुआत में जेमेकिस ने अभिनेत्री मैरी एलेन ट्रेनर से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा अलेक्जेंडर फ्रांसिस था। उद्धरण वांछित, उन्होंने विवाह को फिल्म निर्माण के साथ संतुलन बनाने में मुश्किल बताया। 10. और ट्रेनर के साथ उनका रिश्ता अंतः तलाक में समाप्त हो गया। 4 दिसंबर 2001 को उन्होंने अभिनेत्री लेस्ली हार्टर से शादी की, 51, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं। 7. 52, 53। जेमेकिस एक निजी पायलट है, जिसने अक्टूबर 2012 तक लगभग 1600 घंटे की उड़ान भरी है। 54, सिरस SR-22 उड़ाया है। 55, अभियान दान रिकॉर्ड के अनुसार जेमेकिस ने अक्सर डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े राजनीतिक उम्मीदवारों के साथ-साथ विमान मालिकों और पायलटों के हितों, परिवार नियोजन हितों और हॉलीवुड महिलाओं की वकालत करने वाले समूह का समर्थन करने वाले PAC को भी योगदान दिया है। 56, अविश्वसनीय स्रोत। जेमेकिस इटली के टस्कनी क्षेत्र में एक विला का मालिक है, जो 10वीं शताब्दी के महल के खंडहरों के भीतर है और गर्मियों की छुट्टियों के लिए समर्पित है। 57, 2013 में जेमेकिस ने अपने पिता के माता-पिता के गृह देश लिथुआनिया और उसकी राजधानी विल्नियस का दौरा किया। 58, फिल्मोग्राफी। 1996 में जेमेकिस ने टॉम हैंक्स और लेखक विलियम ब्रॉयल्स जूनियर के साथ द कास्टअवे नामक एक प्रोजेक्ट विकसित करना शुरू किया था। रॉबिन्सन क्रूसो से प्रेरित कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो एक उष्णकटिबंधीय द्वीप पर फंस जाता है और एक गहन शारीरिक और आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजरता है। 25, द कास्टअवे पर काम करते समय जेमेकिस एक हिचकॉकियन थ्रिलर से भी जुड़ गए, जिसका शीर्षक था व्हाट लाइज बीनीथ, एक विवाहित जोड़े की कहानी जो खाली घोंसले के सिंड्रोम के एक चरम मामले का अनुभव कर रहे थे, जो स्टीवन स्पीलबर्ग के एक विचार पर आधारित था। 26, क्योंकि हैंक्स के चरित्र को द कास्टअवे रिलीज के लिए कास्ट अवे का नाम बदला गया के दौरान एक नाटकीय वजन घटाने की जरूरत थी, जेमेकिस ने फैसला किया कि उन्होंने 1999 की शुरुआत में कास्ट अवे का पहला भाग शूट किया और 1999 के पतझड़ में व्हाट लाइज बीनीथ की शूटिंग की। 2000 की शुरुआत में पूर्व का काम पूरा किया। 26, जेमेकिस ने बाद में 2 फिल्मों की एक के बाद एक शूटिंग के बारे में पूछे जाने पर मजाक में कहा, मैं इसे किसी को भी सुझाऊंगा नहीं। 25, हैरिसन फोर्ड और मिशेल फिफर अभिनीत व्हाट लाइज बीनीथ को जुलाई 2000 में मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जिसने घरेलू स्तर पर $155 मिलियन से अधिक की कमाई की। हैंक्स और ट्विस्टर अभिनेत्री हेलेन हंट अभिनीत कास्ट अवे को दिसंबर में रिलीज किया गया और इसने घरेलू स्तर पर $233 मिलियन की कमाई की। 27, हैंक्स को चक नोलैंड के अपने चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्कर नामांकन मिला। 2004, वर्तमान कैरियर में उतार चढ़ाव। 2004 में जेमेकिस ने क्रिस वैन ऑल्सबर्ग की इसी नाम की बच्चों की किताब पर आधारित द पोलर एक्सप्रेस के लिए हैंक्स के साथ फिर से काम किया।
द पोलर एक्सप्रेस ने परफॉर्मेंस कैप्चर के रूप में जानी जाने वाली कंप्यूटर एनिमेशन तकनीक का उपयोग किया, जिसके तहत अभिनेताओं की हरकतों को डिजिटल रूप से कैप्चर किया जाता है और एनिमेटेड पात्रों के आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। परफॉर्मेंस कैप्चर का उपयोग करने वाली पहली प्रमुख फिल्म के रूप में द पोलर एक्सप्रेस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को यह लिखने के लिए मजबूर किया कि आलोचक और दर्शक इस फिल्म के बारे में जो भी कहें, तकनीकी दृष्टिकोण से यह एनालॉग से डिजिटल सिनेमा में क्रमिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। 28 जेमेकिस ने मॉन्स्टर हाउस 2006 के लिए एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जो एक पारिवारिक अनुकूल हॉरर कॉमेडी थी जिसमें परफॉर्मेंस कैप्चर का उपयोग किया गया था। 29 जेमेकिस का सितारा वॉक ऑफ फेम हॉलीवुड LA पर फरवरी 2007 में जेमेकिस और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के चेयरमैन डिक कुक ने CG निर्मित 3D फिल्मों के लिए समर्पित एक नई प्रदर्शन कैप्चर फिल्म कंपनी की योजना की घोषणा की। 30 कंपनी इमेज मूवर्स डिजिटल ने प्रदर्शन कैप्चर तकनीक का उपयोग करके फिल्में बनाई, जिसमें जेमेकिस ने अधिकांश परियोजनाओं का निर्देशन किया, जिन्हें डिज्नी ने दुनिया भर में वितरित और विपणन किया। जेमेकिस ने अपनी फिल्म बियोवुल्फ में उसी नाम की एंग्लो-सैक्सन महाकाव्य कविता को फिर से बताने के लिए प्रदर्शन कैप्चर तकनीक का फिर से इस्तेमाल किया। इसमें रे विंस्टोन, एंजेलिना जोली और एंथनी हॉपकिंस शामिल थे। नील गैमन, जिन्होंने रोजर एवरी के साथ अनुकूलन का सहलेखन किया, ने फिल्म को बियोवुल्फ किंवदंती पर एक हंसमुख हिंसक और अजीब रूप के रूप में वर्णित किया। 31 जुलाई 2007 में वैराइटी ने घोषणा की कि जेमेकिस ने एक क्रिसमस कैरल के लिए एक पटकथा लिखी है, जो चार्ल्स डिकेंस की 1843 की इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित है, जिसमें परफॉर्मेंस कैप्चर का उपयोग करने और इसे इमेज मूवर्स डिजिटल के तत्वावधान में रिलीज करने की योजना है। जेमेकिस ने जिम कैरी को ध्यान में रखते हुए पटकथा लिखी थी और कैरी ने फिल्म में कई भूमिकाएं निभाने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें एक युवा, मध्यम आयु वर्ग और बूढ़े व्यक्ति के रूप में एबेनेजर स्क्रूज और स्क्रूज को परेशान करने वाले 3 भूत शामिल थे। 32 फिल्म का निर्माण फरवरी 2008 में शुरू हुआ और 6 नवंबर 2009 को मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई। 33 और बॉक्स ऑफिस पर $325 मिलियन की कमाई की। अभिनेता गैरी ओल्डमैन भी फिल्म में दिखाई दिए। 34 जेमेकिस 3D डिजिटल सिनेमा के एक उत्साही समर्थक है और उन्होंने कहा है कि बियोवुल्फ की 3D प्रस्तुतियों के बाद से उनकी सभी भविष्य की फिल्में डिजिटल मोशन कैप्चर का उपयोग करके 3D में बनाई जाएंगी। उन्होंने कथित तौर पर उस बयान से पीछे हटते हुए कहा कि 3D का उपयोग करने का निर्णय फिल्म दर फिल्म आधार पर होगा। उद्धरण की आवश्यकता। 19 अगस्त 2009 को यह बताया गया कि जेमेकिस और उनकी कंपनी परफॉर्मेंस कैप्चर का उपयोग करके एनिमेटेड फिल्म येलो सबमरीन का रीमेक बनाने के लिए एप्पल कॉर्प्स लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहे थे। हालांकि 12 मार्च 2010 को जेमेकिस के सबसे बड़े डिज्नी सहयोगी, पूर्व अध्यक्ष डिक कुक के चले जाने और नई प्रबंधन टीम द्वारा भारी लागत में कटौती के बीच डिज्नी ने घोषणा की कि वह इमेज मूवर्स डिजिटल के साथ अपने संबंध समाप्त कर रहा है। 35 स्टूडियो की अंतिम फिल्म 2011 की जेमेकिस द्वारा निर्मित मार्स नीड्स मॉम्स लगभग $130 मिलियन के शुद्ध नुकसान के साथ इतिहास में दूसरी सबसे खराब बॉक्स ऑफिस असफलता थी। जेमेकिस ने फ्लाइट के साथ लाइव एक्शन फिल्म निर्माण में अपनी वापसी की। 36 शो को मूल लेखक रॉबर्ट जेमेकिस और बॉब गेल द्वारा सहलिखा जाएगा। 37 गेल के अनुसार संगीतमय बिना किसी गुलामी के रीमेक के फिल्म की भावना के प्रति सच्चा होगा। 1987 में फर्थ और अन्य उभरते हुए ब्रिटिश अभिनेता जैसे टिम रोथ, ब्रूस पायने और पॉल मैककेन को ब्रिट पैक करार दिया गया। 25 उस वर्ष वह केनेथ ब्रानक के साथ जेल कार की ए मंथ इन द कंट्री के फिल्म संस्करण में दिखाई दिए। 26 शीला जॉनसन ने युद्ध से पीड़ित लोगों की भूमिका निभाने के उनके शुरुआती काम में एक विषय देखा। 27 उन्होंने 1988 के BBC ड्रामाटाइजेशन टम्बलडाउन में वास्तविक जीवन के ब्रिटिश सैनिक रॉबर्ट लॉरेंस
एमसी का किरदार निभाया। फॉकलैंड्स युद्ध के दौरान माउंट टम्बलडाउन की लड़ाई में लॉरेंस गंभीर रूप से घायल हो गए थे और फिल्म में सरकार और जनता की उदासीनता का सामना करते हुए उनकी विकलांगता को समायोजित करने के उनके संघर्ष का विवरण दिया गया। 27 इसके बावजूद इस प्रदर्शन ने फ्रिथ को रॉयल टीवी सोसाइटी बेस्ट एक्टर अवार्ड और 1989 बाफ्टा टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। 28 1989 में उन्होंने लेस लाइजेंस रेंजर्स पर आधारित मिलोस फॉर्मन की वेलमोंट में शीर्षक भूमिका निभाई। 29 डेंजरस लाइजेंस के ठीक एक साल बाद रिलीज हुई। इसने तुलनात्मक रूप से बहुत बड़ा प्रभाव नहीं डाला। उस वर्ष उन्होंने अर्जेंटीना की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर अपार्टमेंट 0 में एक पागल, सामाजिक रूप से अजीब किरदार भी निभाया। 30 फ्रिथ अंततः 1995 में जेन ऑस्टेन की प्राइड एंड प्रेजुडिस के बीबीसी टेलीविजन रूपांतरण में अलग, घमंडी अभिजात मिस्टर डार्सी की भूमिका के माध्यम से एक ब्रिटिश घरेलू नाम बन गए। इस भाग के लिए निर्माता सू बिर्टविस्टल की पहली पसंद, ऑस्टेन के लेखन से अपरिचित होने के बावजूद उन्हें अंततः इसे लेने के लिए राजी किया गया। 31 उन्होंने और सहकलाकार जेनिफर एहले ने फिल्मांकन के दौरान एक रोमांटिक संबंध शुरू किया, जिसने उनके अलग होने के बाद ही मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। 32 शीला जॉनसन ने लिखा कि फ्रिथ के भाग के दृष्टिकोण ने शुरुआती एपिसोड में डार्सी को ठंडेपन, यहाँ तक कि बदतमीजी के जटिल रंग दिए। 27 श्रृंखला एक अंतर्राष्ट्रीय सफलता थी। 33 हालांकि उन्हें डार्सी के रूप में एक रोमांटिक आइडल के रूप में पहचाने जाने से कोई आपत्ति नहीं थी, जिसमें सेक्स अपील थी। 34 एक ऐसी भूमिका में जिसने आधिकारिक तौर पर उन्हें दिल की धड़कन में बदल दिया। 35 उन्होंने हमेशा के लिए प्राइड एंड प्रेजुडिस से जुड़े नहीं रहने की इच्छा व्यक्त की। 36 इसलिए वह समान भूमिकाएं स्वीकार करने और टाइपकास्ट होने का जोखिम उठाने के लिए अनिच्छुक थे। 18 1996 से 2008 रोमांस और सामूहिक फिल्में। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि मिस्टर डार्सी फ्रिथ के बाकी करियर पर हावी हो जाएंगे और उनकी अगली 5 फिल्मों में इस भूमिका के मजाकिया संकेत भी थे। 37 सबसे उल्लेखनीय था ब्रिजेट जोन्स की डायरी के फिल्म रूपांतरण में मार्क डार्सी के प्रेमी के रूप में उनकी कास्टिंग, जो अपने आप में प्राइड एंड प्रेजुडिस की आधुनिक दिन की पुनर्कथन है। फ्रिथ ने इस भूमिका को स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने इसे अपने मिस्टर डार्सी चरित्र का मजाक उड़ाने के एक अवसर के रूप में देखा। 38 फिल्म बहुत सफल रही। 39 और समीक्षकों द्वारा खूब पसंद की गई। 40 2004 की अगली कड़ी को आलोचकों द्वारा ज्यादातर आलोचना झेलनी पड़ी। 41 लेकिन फिर भी यह आर्थिक रूप से सफल रही। इससे पहले फ्रिथ ने द इंग्लिश पेशेंट 1996 में क्रिस्टिन स्कॉट थॉमस के किरदार के पति के रूप में एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाई थी, जिसकी व्यभिचार की ईर्ष्या त्रासदी की ओर ले जाती है। उस वर्ष उन्होंने टेलीविजन मिनी सीरीज नोस्ट्रोमो में क्रिस्टिन की बहन सेरेना स्कॉट थॉमस के किरदार के पति की भूमिका भी निभाई। दोनों के बारे में उन्होंने कहा, सेरेना एक बहुत ज्यादा वफादार पत्नी थी। इसके बाद उन्होंने निक हॉर्नबी के लाखों बिकने वाले आत्मकथात्मक निबंध फीवर पिच, ए फैंस लाइफ के रोमांटिक काल्पनिक रूपांतरण फीवर पिच 1997 में एक स्कूल शिक्षक और जुनूनी आर्सेनल एफसी फुटबॉल प्रशंसक की मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने शेक्सपियर इन लव 1998, रिलेटिव वैल्यूज 2000 और द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 2002 जैसे हल्के रोमांटिक पीरियड पीस में भूमिकाएं निभाईं। वे कई टेलीविजन प्रस्तुतियों में दिखाई दिए, जिनमें डोनोवन क्विक, डॉन क्विक्सोट का अपडेटेड वर्षन 1999 शामिल है। 42 और कॉन्स्पिरेसी 2001 में डॉ विल्हेम स्टुकार्ट के रूप में एक अधिक गंभीर भूमिका निभाई, जो नाजी वांसी सम्मेलन से संबंधित थी, जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 43 फ्रिथ ने रिचर्ड कर्टिस की लव एक्चुअली 2003 के ऑलस्टार कलाकारों के समूह में अभिनय किया, जो एक और वित्तीय सफलता थी। 44 जिसने आलोचकों को विभाजित किया। 45 46 उन्हें होप स्प्रिंग्स में रोमांटिक लीड के लिए
एकल बिलिंग भी दी गई थी, लेकिन इसे बहुत खराब समीक्षा मिली, 47, 48, और इसने बॉक्सऑफिस पर बहुत कम प्रभाव डाला। 49, उन्होंने 2003 की किशोर कॉमेडी व्हाट ए गर्ल वांट्स में अमांडा बायंस के चरित्र के पिता के रूप में अभिनय किया, जो द रिलक्टेंट डेब्यूटेंट नाटक पर आधारित थी। 50, उन्होंने 2003 में रिलीज गर्ल विद ए पर्ल इयरिंग में स्कारलेट जोहानसन के साथ चित्रकार जोहान्स वर्मीर की भूमिका निभाई। कुछ आलोचकों ने फिल्म की सूक्ष्मता, 51 और 53, फिर भी इसे ज्यादातर अनुकूल समीक्षाएं मिली। यह मध्यम रूप से सफल रही, 54, और इसने कई पुरस्कार और नामांकन अर्जित किए। 2005 में नैनी मैकफी के प्रीमियर पर फर्थ 2005 में फर्थ एम्मा थॉम्पसन के साथ नानी मैकफे में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने एक संघर्षरत विधुर पिता की भूमिका निभाई। यह उनके लिए फंतासी शैली में एक दुर्लभ उद्यम था। 55, वे वेयर द ट्रूथ लाइज में भी दिखाई दिए, जो उनकी कुछ गहरी, अधिक गहन शुरुआती भूमिकाओं की वापसी थी, जिसमें एक उभयलिंगी समूह मैथुन वाला एक कुख्यात दृश्य शामिल था। 56, शीला जॉनसन ने लिखा कि इसने उनके प्रशंसकों को भ्रमित कर दिया, लेकिन फिर भी उनका चरित्र जानबूझकर उस में सुसंस्कृत व्यक्तित्व को आकर्षित करता है। 57, जिसे मिस्टर डार्सी से पता लगाया जा सकता है। इस समय की अन्य फिल्मों में हेलेन हंट के साथ तब शी फाउंड मी 2007 और ऐश्वर्या राय के साथ द लास्ट लीजन 2007 शामिल है। कॉलिन एंड्रयू फर्थ, जन्म 10 सितंबर 1960, एक अंग्रेजी अभिनेता और निर्माता है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक अकादमी पुरस्कार, 2 बाफ्टा पुरस्कार और एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शामिल है। साथ ही 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों के लिए नामांकन भी शामिल है। 2011 में फर्थ को नाटक के लिए उनकी सेवाओं के लिए सीबी नियुक्त किया गया था। 1, 2 और टाइम पत्रिका के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल थे। 3, 1980 के दशक के मध्य में उभरते युवा ब्रिटिश अभिनेताओं के ब्रिटिश पैक के साथ पहचाने जाने वाले। 4, उन्होंने ए मंथ इन द कंट्री 1987, टम्बलडाउन 1988 और वेलमोंट 1989 में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। जेन ऑस्टेन के प्राइड एंड प्रेजुडिस के 1995 के टेलीविजन रूपांतरण में मिस्टर डार्सी के उनके चित्रण ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया, और द इंग्लिश पेशेंट 1996, शेक्सपियर इन लव 1998, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 2002 और लव एक्चुअली 2003 जैसी अधिक प्रमुख फिल्मों में भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने ब्रिजेट जोन्स फिल्म सीरीज 2001 से 2025 में मार्क डार्सी के रूप में अभिनय किया और म्यूजिकल कॉमेडी मम्मा मिया 2008 और इसके 2018 सीक्वल में भी अभिनय किया। फर्थ ने ऐतिहासिक ड्रामा द किंग्स स्पीच 2010 में किंग जॉर्ज 6 की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता। 5, उन्हें पहले रोमांटिक ड्रामा ए सिंगल मैन 2009 में एक दुखी समलैंगिक व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए ऑस्कर नामांकित किया गया था, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार और वोल्पी कप दिलाया था। बाद में उन्होंने किंग्समैन, द सीक्रेट सर्विस 2014 और इसके 2017 के सीक्वल में गुप्त एजेंट हैरी हार्ट की भूमिका निभाई। उन्होंने टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई 2011, मैरी पॉपिंस रिटर्न्स 2018, 1917, 2019, सुपरनोवा 2020 और ऑपरेशन मिन्समीट 2021 जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। 2012 में उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी रेनडॉग फिल्म्स की स्थापना की, जिसके तहत उन्होंने आई इन द स्काई 2015 और लविंग 2016 के लिए निर्माता के रूप में काम किया। उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में 42 रिलीज से $3 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 6, फर्थ ने स्वदेशी लोगों के अधिकारों के लिए अभियान चलाया है और सर्वाइवल इंटरनेशनल के सदस्य है। उन्होंने शरणार्थियों के अधिकारों और पर्यावरण के मुद्दों पर भी अभियान चलाया है। उन्होंने अलग-अलग राजनीतिक झुकाव वाले लोगों के बीच मस्तिष्क संरचना में अंतर के अध्ययन पर एक वैज्ञानिक पत्र का कमीशन और सहलेखन किया।
7. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। फ्रिथ का जन्म हैम्पशायर के ग्रेशॉट गांव में हुआ था। 8. उनके माता पिता शिक्षाविद और शिक्षक थे। उनकी मां शर्ली जीन नी रोल्स किंग अल्फ्रेड कॉलेज, अब विंचेस्टर विश्वविद्यालय, में तुलनात्मक धर्म की व्याख्याता थीं, और उनके पिता डेविड नॉर्मन लुइस फ्रिथ किंग अल्फ्रेड में इतिहास के व्याख्याता और नाइजीरियाई सरकार के शिक्षा अधिकारी थे। 9, 10, 11। फ्रिथ 3 बच्चों में सबसे बड़े हैं। उनकी बहन केट एक अभिनेत्री और आवाज कोच है, और उनके भाई जोनाथन भी एक अभिनेता है। 12। उनके नाना नानी कांग्रेगेशनलिस्ट मंत्री थे और उनके दादा एक एंग्लिकन पुजारी थे। उन्होंने विदेशी मिशनरी कार्य किया। एक बच्चे के रूप में फ्रिथ अक्सर अपने माता पिता के काम के कारण यात्रा करते थे। कुछ साल नाइजीरिया में बिताए। 16। वह 11 साल की उम्र में सेंट लुइस, मिसौरी में भी रहे, जिसे उन्होंने एक कठिन समय के रूप में वर्णित किया है। 17। इंग्लैंड लौटने पर उन्होंने मोंटगोमरी ऑफ अलामीन सेकेंडरी स्कूल, अब किंग्स स्कूल, विंचेस्टर में दाखिला लिया, जो उस समय विंचेस्टर, हैम्पशायर में एक राज्य व्यापक स्कूल था। वह अभी भी एक बाहरी व्यक्ति था और बदमाशी का लक्ष्य था। इसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने स्थानीय श्रमिक वर्ग के हैम्पशायर लहजे को अपनाया और अपने सहपाठियों की स्कूली पढ़ाई में रुचि की कमी की नकल की। 18। फ्रिथ ने 10 साल की उम्र में नाटक कार्यशालाओं में भाग लेना शुरू कर दिया था, और 14 साल की उम्र तक उन्होंने पेशेवर अभिनेता बनने का फैसला कर लिया था। आगे की शिक्षा तक उनका शैक्षणिक झुकाव नहीं था। बाद में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मुझे स्कूल पसंद नहीं था, मुझे बस लगता था कि यह उबाऊ और औसत दर्जे का है, और उन्होंने जो कुछ भी मुझे सिखाया वह बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं था। 17। हालांकि ईस्टले में बार्टन पेवरिल 6th फॉर्म कॉलेज में एक उत्साही शिक्षक पेनी एडवर्ड्स ने उन्हें अंग्रेजी साहित्य के प्रति प्रेम से भर दिया, और उन्होंने कहा कि वहां बिताए उनके 2 साल उनके जीवन के सबसे खुशहाल वर्षों में से थे। 19। अपने 6ठे वर्ष के बाद फ्रिथ लंदन चले गए और नेशनल यूथ थिएटर में शामिल हो गए, जहां उन्होंने कई संपर्क बनाए और नेशनल थिएटर में वार्डरोब विभाग में नौकरी पा ली। 18। इसके बाद उन्होंने ड्रामा सेंटर लंदन में अध्ययन किया। 20। आजीविका 1983 से 1995। प्रारंभिक कार्य और सफलता। फ्रिथ ने ड्रामा सेंटर के साल के अंत के प्रोडक्शन में हेमलेट की भूमिका निभाई, और 1984 में फ्रिथ ने टॉमी जुड के रूप में अपनी फिल्मी शुरुआत की, जो नाटक के स्क्रीन रूपांतरण में गाय बेनेट के सीधे मार्क्सवादी स्कूल के दोस्त थे, गाय बेनेट के रूप में रूपर्ट एवरेट के साथ। 21। 22। यह फ्रिथ और एवरेट के बीच लंबे समय से चले आ रहे सार्वजनिक झगड़े की शुरुआत थी, जिसे अंततः सुलझा लिया गया। 23। उन्होंने लॉस्ट एम्पायर्स 1986 में सर लॉरेंस ओलिवियर के साथ अभिनय किया, जो जेबी प्रीस्टले के उपन्यास का एक टीवी रूपांतरण था। 24। मई 2011 में फ्रिथ ने गैम्बिट का फिल्मांकन शुरू किया, 1960 के दशक की एक क्राइम कैपर की रीमेक, जिसमें माइकल केन ने मूल रूप से भूमिका निभाई थी। इसे नवंबर 2012 में यूके में रिलीज किया गया, और यह वित्तीय और आलोचनात्मक रूप से असफल रही। 85। 86। एम्पायर के किम न्यूमैन ने लिखा, फ्रिथ ने अपने सिंगरिम वाले कूल अंदाज में केन को श्रद्धांजलि देना शुरू किया, लेकिन जल्द ही अपने हमेशा की तरह दमित ब्रिटिश कोल्ड मोड में आ गए। 87। जबकि टाइम आउट लंदन ने उनके पसंद करने योग्य प्रदर्शन को कहा, हालांकि कुल मिलाकर फिल्म की आलोचना की। 88। द हॉलीवुड रिपोर्टर में स्टीफन डाल्टन ने कहा, अपने श्रेय के लिए फ्रिथ ने अपने प्रदर्शन को डाउनबीट यथार्थवाद में रखा है, जबकि चारों ओर हर कोई पतली, मजबूर हंसी की हताश खोज में बेतहाशा मजाक कर रहा है। 89। 90। 2012 में फ्रिथ ने ब्रिटिश संगीत उद्योग के कार्यकारी और उद्यमी गेट डोहर्टी के साथ रेनडॉग फिल्म्स की सहस्थापना की। 91। इसकी पहली फीचर आई इन द स्काई, जिसके लिए फ्रिथ सहनिर्माता थे, अप्रैल 2016 में रिलीज हुई थी। 92। मई 2013 में यह घोषणा की गई थी कि फ्रिथ ने वुडी एलेन की रोमांटिक कॉमेडी मैजिक इन द मूनलाइट में
एम्मा स्टोन के साथ सहकलाकार के रूप में हस्ताक्षर किए थे, जो 1920 के दशक में सेट और फ्रेंच रिवेरा पर शूट की गई थी। 2014 में उन्होंने जासूसी एक्शन फिल्म किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस में हैरी हार्ट बटा एजेंट गलाहाद के रूप में अपनी पहली भूमिका निभाई, जिसने $81 मिलियन के बजट के मुकाबले $414.4 मिलियन की कमाई की। 94 फर्थ को फिल्म पेडिंगटन के लिए पेडिंगटन बियर की आवाज देने की घोषणा की गई थी। हालांकि उन्होंने 17 जून 2014 को अपनी वापसी की घोषणा करते हुए कहा, इस रमणीय प्राणी को आकार लेते देखना और इस दुखद एहसास तक पहुंचना कि उसके पास मेरी आवाज नहीं है, यह कड़वा मीठा अनुभव है। 95 जून 2015 में उन्होंने द मर्सी में शौकिया यॉट्समैन डोनाल्ड क्राउथस्ट की कहानी पर राहेल वीज, डेविड थेवलिस और जोनाथन बेली के साथ फिल्मांकन शुरू किया। 96 2016 में फ्रिथ ने ब्रिजेट जोन्स की बेबी में मार्क डार्सी के रूप में अपनी लोकप्रिय भूमिका को दोहराया, जिसने श्रृंखला में दूसरे ब्रिजेट जोन्स एज ऑफ रीजन की तुलना में दर्शकों और आलोचकों के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने जीनियस में अमेरिकी पुस्तक संपादक मैक्स परकिंस को चित्रित किया, जिसमें जूड लॉ ने लेखक थॉमस वोल्फ की भूमिका निभाई और स्कॉट बर्ग की जीवनी मैक्स परकिंस एडिटर ऑफ जीनियस पर आधारित थी। 9/7/9/8 2016 में उन्होंने रूपर्ट एवरेट के निर्देशन में बनी पहली फिल्म द हैप्पी प्रिंस के लिए फिल्मांकन शुरू। 2017 में उन्होंने मूल लेखक और निर्देशक रिचर्ड कर्टिस की टेलीविजन लघु फिल्म रेड नोज डे एक्चुअली में 2003 की लव एक्चुअली से जेमी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 100 उसी वर्ष फ्रिथ ने सीक्वल किंग्समैन द गोल्डन सर्कल में हैरी हार्ट बटा एजेंट गलाहद के रूप में वापसी की। 101 2018 में फ्रिथ ने मम्मा मिया के सीक्वल मम्मा मिया हियर वी गो अगेन में हैरी ब्राइट की अपनी भूमिका को दोहराया। 102 उस वर्ष वह संगीत में फंतासी फिल्म मैरी पॉपिंस रिटर्न्स में विलियम वेदरॉल विल्किंस के रूप में भी दिखाई दिए, जिसमें एमिली ब्लंट ने शीर्षक भूमिका निभाई थी। 103 104 105 2019 में उन्होंने सैम मेंडेस की प्रथम विश्व युद्ध की फिल्म 1917 में ब्रिटिश जनरल एरिन मोर के रूप में एक कैमियो किया था। 106 1947 के इंग्लैंड में सेट फ्रिथ ने द सीक्रेट गार्डन में जूली वाल्टर्स के साथ और बाद में 2020 में सुपरनोवा में स्टेनली टुकी के साथ अभिनय किया। 107 2021 में उन्होंने ईवा हसन द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा फिल्म मदरिंग संडे में अभिनय किया। 108 दिसंबर 2021 में उन्हें सैम मेंडेस की ड्रामा फिल्म एम्पायर ऑफ लाइट में लिया गया, जिसमें ओलिविया कॉलमैन ने अभिनय किया। 10/9 उन्हें अप्रैल 2022 में ऑपरेशन मिन्समीट में इवेन मोंटेगू के रूप में देखा गया था। लिखना फ्रिथ की पहली प्रकाशित कृति द डिपार्टमेंट ऑफ नथिंग स्पीकिंग विद द एंजल 2000 में छपी। 112 निक हॉर्नबी द्वारा संपादित लघु कहानियों का एक संग्रह। 113 और ऑटिस्टिक बच्चों की सहायता के लिए ट्री हाउस ट्रस्ट 114 को लाभ पहुंचाने के लिए प्रकाशित किया गया। वह हॉर्नबी से मूल फीवर पिच के फिल्मांकन के दौरान मिले थे। 115 उन्होंने VR1 ए सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल पीपल्स 2009 पुस्तक में योगदान दिया। 116 जो दुनिया भर के स्वदेशी लोगों की संस्कृतियों, विविधता और चुनौतियों का पता लगाती है। इसमें कई पश्चिमी लेखकों के योगदान शामिल है, जिनमें लॉरेंस वान डेर पोस्ट, नोम चोमस्की, क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस और स्वदेशी लोगों जैसे डेवी कोपेनावा यानोमामी और रॉय सेसाना शामिल है। फ्रिथ नोम चोम्स्की और एंजेला डेविस अभिनीत फिल्म इन प्रिजन माई होल लाइफ के कार्यकारी निर्माता थे। इसे 2007 लंदन फिल्म फेस्टिवल और 2008 सनडांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया था। 117 2008 में उन्होंने मॉरिसन के संस्मरण एंड व्हेन डिड यू लास्ट सी योर फादर के फिल्म रूपांतरण में वयस्क ब्लेक मॉरिसन की भूमिका निभाई, जो अपने बीमार पिता के साथ अपने मुश्किल रिश्ते को याद करता है। इसे आम तौर पर अनुकूल समीक्षा मिली। 58 59 द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने
इसे 5 में से 4 स्टार दिए। 60 द न्यूयॉर्क टाइम्स में मनोहला डार्गिस ने कहा, मिस्टर फर्थ को देखना खुशी की बात है। एक बेहद नियंत्रित अभिनेता जो प्रत्येक विकसित हो रही दरार को दृश्यमान बनाता है। वयस्क ब्लेक को अपनी विरोधाभासी भावनाओं के साथ आते हुए प्यार और चोट को अपने अंदर से बाहर आने देते हुए दिखाते हैं। 61 द ऑब्जर्वर के फिलिप फ्रेंच ने लिखा कि फर्थ पूर्णता के लिए शांत पीड़ादायक अभिनय करते, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि यह अपनी नाटकीय कमियों के बावजूद आंत के स्तर पर निर्विवाद रूप से प्रभावी था। उन्होंने आगे कहा, फर्थ के उदास प्रदर्शन से चीजों को कोई मदद नहीं मिलती है, क्योंकि उनका ब्लेक एक आत्मकेंद्रित शिकायतकर्ता के रूप में सामने आता है, एक आधुनिक मी जनरेशन का किरदार जो समस्याओं को खोजने में जुनूनी है, जबकि वास्तव में कोई समस्या नहीं है। 63 मम्मा मिया 2008 का फिल्म रूपांतरण फर्थ का संगीत में फिल्मों में पहला प्रयास था। उन्होंने इस अनुभव को थोड़ा नर्वस करने वाला 64 बताया, लेकिन उनका मानना था कि कम मांग वाले गीतों में से एक अवर लास्ट समर को निभाने का काम मिलने से वे हल्के से बच गए। 65 मम्मा मिया अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ब्रिटिश निर्मित फिल्म बन गई। 66 जिसने दुनिया भर में $600 मिलियन से अधिक की कमाई की। 67 लव एक्चुअली की तरह इसने आलोचकों को ध्रुवीकृत कर दिया। एम्पायर जैसे समर्थकों ने इसे प्यारा, साफ, कैंप मजा, धूप से भरा और पैर की उंगलियों को टैप करने वाला कहा। 68 जबकि द गार्जियन में पीटर ब्रैडशॉ ने कहा कि फिल्म ने उन्हें उल्टी करने की जरूरत दी। 69-70 उस वर्ष फर्थ ने ईजी वर्च्यू में भी अभिनय किया, जिसे रोम फिल्म फेस्टिवल में उत्कृष्ट समीक्षाओं के साथ प्रदर्शित किया गया। 71 उन्होंने जेनोवा में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2008 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 72 2009 में वे चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास के रूपांतरण ए क्रिसमस कैरल में दिखाई दिए, जिसमें परफॉर्मेंस कैप्चर प्रक्रिया का उपयोग करते हुए स्क्रूज के आशावादी भतीजे फ्रेड की भूमिका निभाई। 73 2009 से 2011 महत्वपूर्ण सफलता। 2009 में द किंग्स स्पीच के सेट पर हेलेना बोनहम कार्टर के साथ फर्थ, उनकी अब तक की सबसे अधिक प्रशंसित भूमिका। 2009 में 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फर्थ को टॉम फोर्ड की पहली निर्देशित फिल्म ए सिंगल मैन में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का वोल्पी कप मिला, जिसमें उन्होंने कॉलेज के प्रोफेसर की भूमिका निभाई थी, जो अपने लंबे समय के साथी की मृत्यु के बाद अकेलेपन से जूझ रहा था। उनके प्रदर्शन ने उन्हें करियर की सर्वश्रेष्ठ समीक्षाएं और अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड, बाफ्टा और बीएफसीए नामांकन दिलाए। उन्होंने फरवरी 2010 में एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीता। 74 फर्थ ने 2010 की फिल्म द किंग्स स्पीच में प्रिंस अल्बर्ट, ड्यूक ऑफ यॉर्क, किंग जॉर्ज 6 की भूमिका निभाई, जिसमें 1936 के अंत में यूनाइटेड किंगडम के सम्राट बनने के दौरान अपनी बोलने की बाधा को दूर करने के उनके प्रयासों का विवरण दिया गया था। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टिफ में 75 फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। द किंग्स स्पीच की टिफ रिलीज फर्थ के 50वें जन्मदिन पर हुई और इसे सबसे अच्छा 50वां जन्मदिन का तोहफा कहा गया। 16 जनवरी 2011 को उन्होंने मोशन पिक्चर ड्रामा में एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की श्रेणी में द किंग्स स्पीच में अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब जीता। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड ने उन्हें 30 जनवरी 2011 को सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया। 76 फरवरी 2011 में उन्होंने 2011 बाफ्टा पुरस्कारों में अपना लगातार दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। 77 और 27 फरवरी 2011 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। 78 फिल्म ने दुनिया भर में 414, 211, 549 की कमाई की। 79 फर्थ 2011 में जॉन ले कैरे के उपन्यास टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई के रूपांतरण में वरिष्ठ ब्रिटिश गुप्तचर एजेंट बिल हेडन के रूप में दिखाई दिए, जिसका निर्देशन टॉमस अल्फ्रेडसन ने किया और इसमें गैरी ओल्डमैन, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, टॉम हार्डी, मार्क स्ट्रॉन्ग और जॉन हर्ट ने सहअभिनय किया। 80
इसे ज्यादातर उत्कृष्ट समीक्षाएं मिली। 81 द इंडिपेंडेंट ने फ्रथ के प्रदर्शन को बहुत ही अभिमानी बताया और फिल्म की प्रशंसा की। 82 द हॉलीवुड रिपोर्टर में डेबोरा यंग ने सोचा कि फ्रथ को सभी बेहतरीन संवाद मिले जिन्हें उन्होंने व्यंग्यपूर्ण ढंग से दिया। 83 वैरायटी में लेस्ली फेल्पेरिन ने लिखा कि सभी अभिनेताओं ने अपना एक गेम लाया और फ्रथ विशेष रूप से कोलेरिक मनोरंजक रूप में थे। 84 2012 वर्तमान स्थापित अभिनेता। दिसंबर 2010 में फ्रथ बीबीसी रेडियो 4 के टुडे कार्यक्रम में अतिथि संपादक थे, जहां उन्होंने स्वयंसेवकों, ज्यादातर विश्वविद्यालय के छात्रों के दिमाग को स्कैन करने के लिए अनुसंधान शुरू किया ताकि यह देखा जा सके कि क्या संरचनात्मक अंतर थे जो राजनीतिक झुकाव के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। 7 परिणामी अकादमिक पेपर ने उन्हें 2 यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं 118, 119 और बीबीसी रेडियो 4 टुडे कार्यक्रम के विज्ञान रिपोर्टर के साथ एक लेखक के रूप में सूचीबद्ध किया। उनके योगदान के लिए प्रोफेसर जॉन जोस्ट ने फ्रथ को राजनीतिक तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक राजदूत कहा। 7 अध्ययन ने सुझाव दिया कि रूढ़िवादियों का अमिगडाला में अधिक विकास हुआ था और उदारवादियों का पूर्ववर्ती सिंगुलेट प्रांतस्था में। 2012 में ग्राहम ग्रीन की द एंड ऑफ द अफेयर की फ्रथ की ऑडियोबुक रिकॉर्डिंग को audible.com 120 पर रिलीज किया गया और 2013 ऑडी अवार्ड्स में इसे ऑडियोबुक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। 121 सक्रियतावाद। 2011 में लंदन के विनफील्ड हाउस में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और बराक ओबामा के साथ फ्रथ लंबे समय से सर्वाइवल इंटरनेशनल के समर्थक रहे हैं, जो एक गैरसरकारी संगठन है जो आदिवासी लोगों के अधिकारों की वकालत करता है। 122 2001 में बोलते हुए उन्होंने कहा, आदिवासी लोगों में मेरी दिलचस्पी कई सालों से है और मैंने तब से सर्वाइवल का समर्थन किया है। 123 2003 में लव एक्चुअली के प्रचार के दौरान उन्होंने बोत्सवाना के स्वदेशी लोगों के बचाव में बात की। बोत्सवाना सरकार द्वारा गन और ग्वी लोगों सान को सेंट्रल कालाहारी गेम रिजर्व से बेदखल करने की निंदा की। उन्होंने सैन के बारे में कहा, ये लोग किसी बीते युग के अवशेष नहीं है जिन्हें आज तक लाने की जरूरत है। जो लोग अपनी जमीन पर रहना जारी रखने में सक्षम है, वे 21वीं सदी का सामना इस आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं कि तथाकथित विकसित दुनिया में हम में से कई लोग केवल ईर्ष्या ही कर सकते हैं। 122 उन्होंने ब्राजील सरकार पर अवागुआजा लोगों की रक्षा में अधिक निर्णायक कार्रवाई करने के लिए दबाव डालने के लिए सर्वाइवल इंटरनेशनल अभियान का भी समर्थन किया है, जिनकी भूमि और आजीविका लकड़हारों की कार्रवाइयों से गंभीर रूप से खतरे में है। 124 शरणार्थी परिषद के समर्थक के रूप में फ्रथ 42 कांगो शरणार्थियों के एक समूह के निर्वासन को रोकने के अभियान में शामिल थे। उन्होंने द इंडिपेंडेंट और द गार्जियन को खुले पत्रों में चिंता व्यक्त की कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य लौटने पर उन्हें हत्या का सामना करना पड़ सकता है। 125 126 127 फ्रथ ने कहा, मेरे लिए लोगों की मदद करना सभ्यता का एक बुनियादी गुण है। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि हम अपने समाज के सबसे हताश लोगों को कैसे खारिज करते हैं। यह आसानी से किया जा सकता है। यह टैब्लॉयड और मध्य इंग्लैंड के जेनोफोब्स के लिए काम करता है। यह मुझे बस क्रोधित करता है। और यह सब एक ऐसी सरकार से जिससे हमें कभी बहुत उम्मीदें थीं। 128 4 शरणार्थियों को निर्वासन से अंतिम समय में राहत दी गई। 129 फ्रथ अन्य मशहूर हस्तियों के साथ ऑक्सफैम 130 के वैश्विक अभियान मेक ट्रेड फेयर में शामिल रहे हैं, जो विशेष रूप से तीसरी दुनिया के उत्पादकों के लिए अनुचित माने जाने वाले व्यापार प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें डंपिंग, उच्च आयात शुल्क और श्रम अधिकार शामिल है। 131 132 133 उन्होंने और कुछ सहयोगियों ने वेस्ट लंदन में इको नामक दुकान खोली। 134
जो निष्पक्ष व्यापार और पर्यावरण के अनुकूल सामान और स्थानों को अधिक ऊर्जा कुशल बनाने के बारे में विशेषज्ञ सलाह प्रदान करती है। अक्टूबर 2009 में लंदन फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने अपनी पत्नी लिविया के साथ एक फिल्म और राजनीतिक सक्रियता वेबसाइट ब्राइटवाइड, अब बंद हो चुकी है, लॉन्च की। 135, 136 2010 के आम चुनाव के दौरान फ्रिथ ने लिबरल डेमोक्रेट्स के लिए अपने समर्थन की घोषणा की, जो पहले लेबर समर्थक थे। उन्होंने बदलाव के प्रमुख कारणों के रूप में शरण और शरणार्थियों के अधिकारों का हवाला दिया। 137 दिसंबर 2010 में उन्होंने ट्यूशन फीस पर उनके यूटर्न का हवाला देते हुए सार्वजनिक रूप से लिबरल डेमोक्रेट्स का समर्थन छोड़ दिया और कहा कि वह वर्तमान में असंबद्ध थे। 138 वे 2011 में असफल वैकल्पिक वोट जनमत संग्रह में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए ब्रिटिश चुनावी प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से वैकल्पिक वोट में बदलने का समर्थन करते हुए साहित्य में दिखाई दिए। 139 2009 में फ्रिथ 10:10 परियोजना में शामिल हुए लोगों से अपने कार्बन पदचिह्नों को कम करने का आह्वान करने वाले आंदोलन का समर्थन किया। 2010 में उन्होंने रूट्स एंड शूट्स का समर्थन किया। 140 जेन गुडॉल इंस्टीट्यूट द्वारा यूके में संचालित एक शिक्षा कार्यक्रम। व्यक्तिगत जीवन 2011 में फ्रिथ अपनी पत्नी लिविया ग्यूगियोली के साथ 1989 में फ्रिथ ने वेलमोंट में अपनी सहकलाकार मेग टिली के साथ एक रिश्ता शुरू किया। उनके बेटे विलियम जोसेफ फ्रिथ का जन्म 1990 में हुआ। 141 विलियम अब एक अभिनेता भी है, जो 2016 में ब्रिजेट जोन्स बेबी में अपने पिता के साथ दिखाई दिए। परिवार कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के लोअर मेनलैंड में चला गया, लेकिन फ्रिथ और टिली अंततः 1994 में टूट गए। प्राइड एंड प्रेजुडिस के फिल्मांकन के दौरान फ्रिथ और सहकलाकार जेनिफर एहले ने एक रोमांटिक रिश्ता शुरू किया, जिसने उनके अलग होने के बाद ही मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। 32 तो दोस्तों रिलीजिंग तारीख के बारे में बात की जाए तो 3 नवंबर 2009 को लंदन के अंदर इसे रिलीज़ किया जाएगा और एक तरह से कर दिया गया है। और 6 नवंबर 2009 को इसे अमेरिका में भी रिलीज़ कर दिया गया था। यही रिलीजिंग डेट इसकी इंडिया में थी और टोटल 175 से 200 मिलियन के बजट में इसे बनाया गया था। और मूवी का जो कलेक्शन आया वो लगभग 325.3 मिलियन का था, जो कि मूवी को सुपर डुपर हिट बनाता है। बाकी मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।